Hello friends, today we will discuss Keynesian theory of investment and determination of investment. Okay, so केन्स क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके? उनका यह मानना है कि इन्वेस्टमेंट जो कि न्यू प्रोजेक्ट में हम कर रहे हो, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, वो डिपेंड रहता है दो फैक्टर में, ठीक है ना? वो कौन कौन सा दो फैक्टर है भाई? वो दो फैक्टर है मार्जिनल इफिशियंसी इन्वेस्टमेंट, दूसरा है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल का मतलब यहाँ पे एडिशन हो जाता है, इफिशियंस का मतलब बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जहां कम पैसा लगे और रिटर्न ज्यादा हो, ठीक है ना? और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम वाकिफ है, जो कैपिटल के बदले मिलता है ना। तो अब समझते हैं मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और MEI, ठीक है ना? तो MEI और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न को, वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न को जो कि हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट से मिले, ठीक है ना? MEI क्या है? वैसा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट से मिले। ये भी डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पे दो फैक्टर से। कौन कौन सा वो दो फैक्टर है? सप्लाई प्राइस है, दूसरा क्या है ना, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ओके, तो अब हम समझते हैं सप्लाई प्राइस क्या है। तो सप्लाई प्राइस का मतलब जो कॉस्ट है न्यू एसेट का, उसको हम सप्लाई प्राइस कर रहे हैं। इट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड, ठीक है ना? जो कॉस्ट हमारा है प्रोड्यूस करने का न्यू एसेट को, उसको सप्लाई प्राइस कहते हैं, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक मशीन है जो कि 10,000 का है, ठीक है ना? एक मशीन है जो कि 10,000 का, जो कि रिप्लेस कर दिया गया ओल्ड मशीन के द्वारा। तो सप्लाई प्राइस क्या हो गया हमारा? 10,000। एक मशीन है जो कि 10,000 का, जो कि रिप्लेस कर दिया गया ओल्ड मशीन के द्वारा। इफ अ मशीन ऑफ रुपीज 10,000 इज रिप्लेस इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीन, देन 10,000 इज क्या है? सप्लाई प्राइस, हम सप्लाई किए, ठीक है ना? प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है? इट रेफर टू नेट रिटर्न। नेट रिटर्न इज या एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है ना? नेट रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम कैपिटल एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। जितना लाइफ साइकिल है किसी किसी कैपिटल एसेट का, जो कि मशीन हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकती है, तो उसका जो लाइफ साइकिल है, ओवरऑल लाइफ साइकिल में वो कितना रिटर्न हमें दे सकता है, उसी को प्रोस्पेक्टिव यील्ड कहते हैं, ठीक है ना? अब हम समझते हैं ROI, ठीक है ना? ठीक है, ROI क्या है? इट रेफर टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? ठीक है, ROI क्या है? ये एक तरह का कॉस्ट है जो कि बोरोइंग पे लगता है, मनी के बोरोइंग पे लगने वाला कॉस्ट है, जो कि जिसको कि हम ROI कहते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है ना? इसका जो रिलेशन है ना इन्वेस्टमेंट के साथ, इनवर्स रिलेशन है। कैसे? ये चीज अब हम समझते हैं। देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है ना? मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से 20% है और हम कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहां का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है मात्र 10%। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ना इन्वेस्ट करने के बजाय हम उस पैसे को बैंक में रखेंगे ताकि हमें बैंक से इंटरेस्ट मिले 10 और 15% का। लेकिन लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ा हुआ रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा घटा हुआ रहेगा, तब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है कि नहीं? और सेविंग घटेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि हम अपने कैपिटल को वहां पे लगाएंगे जहां से हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का या पोस्ट ऑफिस का कम है तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का रेट कम है तो ऑब्वियस सी बात है हम बैंक और पोस्ट ऑफिस में अपने कैपिटल को रखेंगे ताकि हम वहां से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्वायर कर सके, ठीक है? अब हम समझते हैं केंसियन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन दोनों को मर्ज करके कि कब प्रोड्यूसर को, ठीक है ना, कब प्रोड्यूसर को या इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा कैपिटल गुड परचेज करने से, ठीक है ना?
तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEI, ठीक है ना। केन्स कहते हैं, केन्स के अकॉर्डिंग किसी भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट किससे डिटरमाइन हो रहा है, किस फैक्टर से डिटरमाइन हो रहा है, तो दो फैक्टर से डिटरमाइन हो रहा है। पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और दूसरा की मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से या मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल से, ठीक है ना। नाउ परचेज ऑफ कैपिटल गुड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट, देखिए यहाँ पे क्या है ना, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स का जो हम सॉरी परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर इज प्रॉफिटेबल और नॉट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है ना, जो हम परचेज कर रहे हैं कैपिटल गुड को, किसके स्टैंड पॉइंट से, इन्वेस्टर के स्टैंड पॉइंट से प्रॉफिट वो देगा, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देगा या नहीं, ये डिपेंड कर रहा है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। जब परचेज हो रहा हो कैपिटल गुड, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिटेबल तभी होगा जब मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ, जो मार्जिनल इफिशियंसी है कैपिटल का वो ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो। और ये लॉस हमें कब देगा या प्रॉफिट कब नहीं होगा, जब मार्जिनल इफिशियंसी जो हमारा है ना, मार्जिनल इफिशियंसी जो हमारा है क्या है भाई, कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।